हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर स्टार अलायंस वाले आ जाते हैं अपने बड़े बड़े एयरशिप्स लेकर, जबकि बिमिंग और उसके दोस्त नीचे खड़े होते हैं स्टार सिटी में। तो एपिसोड 51 की शुरुआत में स्टार अलायंस की एक एयरशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। थर्ड ग्रैंडफादर यानी कि मास्टर फैंग वो भी उस शिप के अंदर खड़े होते हैं। एयरशिप की हेड को ओवरसियर कहते हैं और उसका नाम मी होता है। मास्टर फैंग ओवरसियर मी से कहते हैं वो सब लोग जो सामने खड़े हैं उनमें से वो लड़का जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है वही इन सब का लीडर है। उसने हमारे खिलाफ फाइट की थी। ये लड़का जितना दिखने में लग रहा है इतना ज्यादा आसान है नहीं, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा ट्रिकी है। और फिर ओवरसियर मी को दिखाते हैं, वो कहती है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, चलो फिर देखते हैं ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओवरसियर मीरो अपने उस एयरशिप को बाहर उतारती है और उसमें से उतरकर नीचे आ जाती है। बीमिंग उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने बाजू पर एक रोबोटिक आर्म पहनी होती है। जूफैन कहता है ये तो फर्स्ट जनरेशन का ब्लैक गोल्ड रोबोटिक आर्मर है। गुडाओ बिमिंग से कहता है ये ब्लैक गोल्ड रोबोटिक आर्मर क्या होता है। बिमिंग गुडाओ से कहता है ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पुरानी है, करीबन 300-400 साल पुरानी है। तब मार्शल आर्ट्स और बुद्धा की टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी, तब इसी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। और उसके बाद मार्शल आर्ट्स और बुद्धा की टेक्निक्स आ गई क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसी वजह से रोबोटिक आर्मर को पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन स्टार अलायंस वालों ने अपनी रिसर्च करके इनको दोबारा से रिवाइव किया है और इन रोबोटिक आर्मर्स को वेपन्स के तौर पर यूज कर रहे हैं। हीरो बिमिंग से कहती है अब ये बात तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह की जगह पर किसी को हमारी स्टार अलायंस के बारे में इतना कुछ पता होगा। तुम्हें तो हमारी ब्लैक गोल्ड आर्मर के बारे में पता है। मीरो मास्टर फैंग से कहती है क्या आप श्योर हैं कि वो डीमन रिफाइनिंग टावर इसी लड़के के पास है। मास्टर फैंग मीरो से कहते हैं मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में झूठ कैसे बोल सकता हूँ, और वो भी स्टार अलायंस वालों से। हम लोग वो डीमन रिफाइनिंग टावर आप लोगों को देने के लिए आने ही वाले थे कि रास्ते में इसने हम पर अटैक कर दिया और हमसे वो डीमन रिफाइनिंग टावर छीन लिया। बिमिंग, ब्लैक विडो और गुडा उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि फैंग वो भी ये बात सुनकर हैरान होता है और अपने अंकल से कहता है अंकल आप ये क्या बात कर रहे हैं, हम ये डीमन रिफाइनिंग टावर स्टार अलायंस वालों को क्यों देने वाले हैं, ये हमारी फैंग फैमिली की प्रॉपर्टी है, अगर हम ये इनको दे देंगे तो हम जाकर वापस अपने फादर को क्या जवाब देंगे। मास्टर फैंग उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के, यही तुम्हारे फादर का प्लान है। उन्होंने शुरू से ये प्लान बनाया था कि वो डीमन रिफाइनिंग टावर को स्टार अलायंस वालों को दे देंगे ताकि तुम स्टार अलायंस वालों का एक मेंबर बन सको। फैंग वो भी अंकल की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में आप लोग मुझे स्टार अलायंस का मेंबर बनाना चाहते हैं। इसी वक्त स्टार अलायंस का एक सोल्जर आगे बढ़ता है और सिस्टर मीरो से कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने इन सारे बीस्ट को अपने लिए टेम किया हुआ है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी क्योंकि ये सारे बीस्ट भी इसका साथ देंगे, खासतौर पर वो बूढ़ा फॉक्स। मैंने सुना है कि इसके पास कुछ फैंटम डीमंस हैं जो कि इसने खुद तैयार किए हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी इसकी कल्टीवेशन बाकी के सारे डीमन से बहुत ज्यादा है। मीरो अपने सोल्जर की बातें सुनने के बाद बिमिंग से कहती है तुम सिर्फ एक वार लेवल के हंटर हो, जबकि तुमने 2 एम्परर लेवल के हंटर्स यानी कि जनरल वी मास्टर फैंग के हाथों से इस डीमन रिफाइनिंग टावर को छीन लिया। और यही नहीं बल्कि तुमने एक हाईएस्ट रैंक के डीमन को भी अपने लिए ट्रेन कर लिया है, बाकी के सारे डीमंस को भी अपने साथ मिला लिया है। तुम्हारी एबिलिटीज तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। अगर तुम ये डीमन रिफाइनिंग टावर चुपचाप हमें वापस कर देती हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें स्टार अलायंस में अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुम्हें स्टार अलायंस को ज्वाइन करने का एक मौका दूंगी। ब्लैक विडो और गुडाओ भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मीरो बिमिंग से कहती है जल्दी से बताओ तुम्हें ये डील कैसी लगी, ये डील इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन साथ ही मीरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि बिमिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। मास्टर फैंग चिल्लाते हुए कहते हैं मीरो ये तुम क्या कर रही हो, ये हमारी स्टार अलायंस का दुश्मन है, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मीरो उनकी तरफ घूर कर देखती है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है। मास्टर फैंग उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मीरो से कहते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी तुम वैसे कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। स्टार अलायंस का एक सोल्जर आगे बढ़ता है और बिमिंग से कहता है बच्चे तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम्हें तो सिस्टर मीरो का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें स्टार अलायंस को ज्वाइन करने का एक मौका दिया है। जबकि बिमिंग सोच रहा होता है ये स्टार अलायंस वाले बहुत ज्यादा होशियार हैं, इन्हें लगता है कि मैं इनकी चाल में फंस जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बार इसे डीमन रिफाइनिंग टावर मिल गया और इसने उसका सारा ट्रेजर ले लिया, उसके बाद ये मुझे मार डालेगी। बिमिंग कहता है ये तो सिर्फ एक ओवरसियर है, ये कोई इंचार्ज नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे भी इसके साथ कुछ ट्रिक्स खेलनी चाहिए। बिमिंग मीरो से कहता है क्या मैं वाकई में स्टार अलायंस को ज्वाइन कर सकता हूँ। गुडा और मीरो उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक इसने अपना फैसला कैसे बदल लिया। मीरो बिमिंग से कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम हमारी स्टार अलायंस को ज्वाइन कर सकते हो, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। बिमिंग जल्दी से अपने पास से डीमन रिफाइनिंग टावर के हार्ट को निकाल लेता और कहता है चलो फिर ठीक है, मैं इस क्रिस्टल को तुम्हें दे देता हूँ, इसकी मदद से तुम डीमन रिफाइनिंग टावर को कंट्रोल कर सकती हो। गुडा बिमिंग से कहता है बॉस ये तुम इसको नहीं दे सकते। ब्लैक विडो भी से कहती है हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। हीरो के साथ जितने भी सोल्जर्स आए होते हैं वो सारे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था ये लड़का बहुत ज्यादा बहादुर है, लेकिन हमारे स्टार अलायंस के सामने ये तो एक बीगी बिल्ली बन गया और किस तरह देखो इसका चेहरा तो देखो कितना डरा हुआ है। मीरो भी काफी ज्यादा खुश होती है और बिमिंग से कहती है
वो लोग जिन्हें पता है कि कहाँ पर हार माननी है और कहाँ पर आगे बढ़ना है, वो लोग स्टार अलायंस में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम हमारे साथ मिलकर स्टार अलायंस में बहुत कुछ हासिल करोगे। चलो अब जल्दी से ये डीमन रिफाइनिंग टावर के हार्ट को मुझे दे दो। बिमिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जो तुम्हें अभी देता हूँ। और साथ ही वो हंसते हुए कहता है शैडो एग्जीक्यूशन, यानी कि वो अपने स्पेशल मूव को यूज करता है। मीरो के ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देता है। मीरो जल्दी से अपने रोबोटिक आर्मर वाले बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके नाइफ के अटैक को ब्लॉक करती है। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इस रोबोटिक आर्म की मदद से मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर सकती हो? लेकिन नहीं। साथ ही बिमिंग अपनी पावर को रिलीज करता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। सोल्जर भागते हुए मीरो के पास आते हैं और उसे कहते हैं सिस्टर मीरो क्या आप ठीक हैं? मीरो चिल्लाते हुए बिमिंग से कहती है मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता है कि किस वक्त पीछे हटना है और किस वक्त आगे बढ़ना है, लेकिन तुम तो एक बेवकूफ निकले। मैं तो तुम्हें स्टार अलायंस को ज्वाइन करने का एक मौका दे रही थी, लेकिन तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो कि तुमने मुझ पर अटैक कर दिया। अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने का और ना ही पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। मीरो के रोबोटिक आर्मर के सेंटर में एक होल होता है जहाँ पर एनर्जी इकट्ठी होती है, बिल्कुल आयरन मैन के हैंड की तरह। वो अपने रोबोटिक हाथ में एनर्जी को लोड करती है और कहती है आज मैं तुम सब लोगों को यहीं पर मार डालूंगी। वो अपने रोबोटिक हाथ में से लेजर फायर करती है। बिमिंग गूडाओ और ब्लैक विडो से कहता है जल्दी से बचो, अगर तुम इससे हिट हो गए तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन वो तीनों जल्दी से दूर साइड पर जंप कर जाते हैं। बिमिंग उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो, कोई इसकी लेजर पावर से हिट तो नहीं हुआ? गूडाओ से कहता है नहीं हम दोनों बिल्कुल ठीक है। मीरो अपने सोल्जर से कहती है सब लोगों के लिए नए ऑर्डर्स हैं, जल्दी से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। और वो सारे सोल्जर आकर मीरो के साथ खड़े हो जाती हैं। मीरो बिमिंग से कहती है जबकि तुम हमारे किसी काम के नहीं, तुम स्टार अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो तुम सब लोगों को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। जबकि वो बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? बूढ़ा फॉक्स अपने डीमन से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इन सारे सोल्जर्स को मार डालो। और वो सारे डीमंस आगे बढ़ जाते हैं। बिमिंग गूडा और ब्लैक विडो से कहता है हमें भी आगे बढ़ना है, चलो फाइट करते हैं। तो यहीं पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। मीरो अपने सोल्जर से कहती है इन पर अटैक करो और इन सबको मार डालो, फायर करो। मीरो के सारे सोल्जर्स के पास उनके पास रोबोटिक आर्म्स है जिनके अंदर लेजर गन्स लगी हुई हैं। वो सारे सोल्जर्स उनके ऊपर लेजर फायर कर रहे होते हैं, जबकि वो सब उनसे बच रहे होते हैं। एक सोल्जर जंप करते हुए बिमिंग के पास पहुंच जाता है और जैसे ही अपनी लेजर गन से उस पर अटैक करने लगता है, बिमिंग उसी वक्त घूमते हुए उसके पीछे चला जाता है और कहता है तुम निशाना किस पर लगा रही हो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। बिमिंग अपने शैडो एग्जीक्यूशन मूव को यूज करते हुए अपना नाइफ चलाता है और उस सोल्जर के बाजू को काट देता है जिस बाजू के ऊपर उसने रोबोटिक आर्म पहनी हुई है। बिमिंग उसे कहता है तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छे वेपन्स हैं। बिमिंग मीरो से कहता है हालांकि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे वेपन्स हैं, लेकिन तुमने इन सारे वेपन्स को कचरा इंसानों को दे रखा है, क्योंकि इन वेपन्स को यूज करने के लायक ही नहीं। मीरो गुस्से के साथ बिमिंग से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी स्टार अलायंस के एक सोल्जर को मारने की? तुमने न सिर्फ उसको मारा है बल्कि उसका बाजू काट कर उसकी रोबोटिक आर्मर को भी चोरी कर लिया है। मीरो फिर से अपने सोल्जर्स को नए ऑर्डर्स देती है और कहती है 2 टीम्स बनाओ, एक प्रोटेक्शन के लिए और दूसरी टीम वापस अपनी एयरशिप्स में जाओ और ऊपर से यहाँ पर बॉम्ब्स गिराओ और हर एक चीज को उड़ा दो। इनमें से आज कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक सोल्जर आगे बढ़ता है और मीरो से कहता है सिस्टर मीरो अगर हमने यहाँ पर बॉम्ब्स गिराए तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स यहीं पर हैं, हम सब लोग भी साथ ही मारे जाएंगे। मीरा उसे कहती है तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं मरते तो एक बार तुम लोग स्टार अलायंस में वापस चले जाओ, वहाँ पर जाकर तो जरूर मरोगे क्योंकि तुम लोगों ने अपना काम यहाँ पर पूरा नहीं किया। फिर वो चिल्लाकर उनसे कहती है जैसा कहा है वैसा ही करो, जल्दी करो। गूडा बिमिंग से कहता है अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? सारे सोल्जर्स अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हैं और अपने रोबोटिक आर्म्स में से एनर्जी को निकालते हैं और सारी एनर्जी को एक बड़े से बॉम्ब में ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी वो सारी एनर्जी को मिलाकर एक बड़ा सा बॉम्ब बना लेते हैं। अब उनकी एनर्जी का बना हुआ बॉम्ब काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। मीरो उन सब से कहती है चलो जल्दी से इसको रिलीज कर दो और वो उसे ग्राउंड पर फेंक देते हैं, जबकि बिमिंग अपने दोस्तों से कहता है सभी लोग जल्दी से अंडरग्राउंड चले जाओ और साथ ही वो बड़ा सा बॉम्ब ग्राउंड पर गिरता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। नेक्स्ट सीन में हेव मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुई बहुत ज्यादा डर जाती है। जाओ किंग उसे कहती है शुई तुम्हें क्या हुआ? शुई कहती है धमाके की आवाज सुनकर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, क्या मेरा भाई ठीक होगा? जबकि जाओ किंग भी बिमिंग के बारे में सोच रही होती है कि ये धमाका भी बाहर वाली साइड से आया है जहाँ पर बिमिंग है, पता नहीं बिमिंग ठीक होगा या नहीं। धमाका करने के बाद वो सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा थक जाते हैं और मीरो से कहते हैं अब हम लोग और नहीं कर सकते, हमने अपनी बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर दिया है, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं बची क्योंकि इस बॉम्ब को बनाने में उनकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हुई है, जिसकी वजह से उनके अपने बाजू भी जख्मी हो जाते हैं और उनके बाजू से ब्लड निकल रहा होता है। मीरो उन सब की तरफ देखती है और सोच रही होती है ये सारे तो बिल्कुल लूजर्स हैं। उसी वक्त मास्टर फैंग आगे बढ़ते हैं और मीरो से कहते हैं ओवरसीयर मीरो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही मैं तुम्हें कंग्रेचुलेशन भी कहना चाहता हूँ कि आज न सिर्फ तुमने जनरल वी को पकड़ा है जो कि स्टार अलायंस का एक भगोड़ा है,
है कि तुमने स्टार अलायंस को फ्यूचर में होने वाले एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है, क्योंकि ये लड़का बीमिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये स्टार अलायंस के लिए खतरा बन सकता था। और साथ ही तुम्हें डीमन रिफाइनिंग टावर भी मिलने वाला है। तुमने तो आज बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे लगता है कि आज तुम्हें प्रमोशन मिलने वाली है। मीरो भी काफी ज्यादा खुश होती है और मास्टर फैंग से कहती है ये सब कुछ तुम्हारे फीनिक्स सिटी वालों की मदद से हुआ है, यानी कि आपकी मदद से हुआ है। जब मैं वापस हेडक्वार्टर जाऊंगी तो मैं आपके बारे में भी बताऊंगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत सारा रिवार्ड मिलेगा। मास्टर फैंग उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हमारी एपिसोड 51 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। गॉड लेवल की एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था स्टार अलायंस के सारे सोल्जर अपनी पावर्स को मिलाकर एक बड़ा सा बॉम्ब बनाते हैं और उस शहर के ऊपर फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बीमिंग और उसके सारे दोस्त उस बॉम्ब के नीचे आ जाते हैं। लेकिन बीमिंग और उसके दोस्त अंडरग्राउंड चले जाते हैं। जैसे ही वो बॉम्ब फटने के बाद वो सारे लोग खुशी मना रहे होते हैं, उसी वक्त नीचे से ग्राउंड हिलता है। वो सारे सोल्जर्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्राउंड के नीचे से बीमिंग और उसके सारे दोस्त बाहर निकल आते हैं। सबसे पहले ग्राउंड को फाड़ते हुए मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं, जो कि उन पर अटैक करते हैं। वो सोल्जर्स कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे मॉन्स्टर अभी तक जिंदा कैसे हैं? हमने तो इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था। वो फिर से अपनी लेजर पावर को यूज करते हुए उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स बहुत ही तेजी से उन तक पहुंच जाते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। मीरो भी काफी ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है लगता है कि ये सारे अंडरग्राउंड चले गए थे ताकि ये बॉम्बिंग से बच सके। एक सोल्जर भागता हुआ मीरो के पास आता है और कहता है ओवरसीयर मीरो सामने की तरफ देखो। वो सामने की तरफ देखते हैं तो बीमिंग ने गूडाव को कंधे पे उठाया होता है, जबकि ब्लैक विडो भी उसके साथ ही खड़ी होती है। फैंग और मास्टर फैंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये बंदा तो अभी तक नहीं मरा, ये फिर से बच गया। मीरो भी सोच रही होती है हमारी बॉम्बिंग सिर्फ ग्राउंड में 1 मीटर तक ही नीचे जा सकती है, इससे ज्यादा नीचे गहराई में नहीं जा सकती। लेकिन इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चला? ये लड़का और इसके साथ जितने भी डीमंस हैं ये सारे अंडरग्राउंड चले गए थे, यानी कि इन सबको पहले से पता था कि 1 मीटर से ज्यादा गहराई में ये बॉम्ब नहीं जा सकता। बीमिंग गूडाव को नीचे फेंक देता है। गूडाव रोना शुरू कर देता है और कहता है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? ब्लैक विडो से कहती है हाँ तुम अभी तक जिंदा हो। बीमिंग ओवरसीयर मीरो की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। मीरो कहती है मुझे लगता है शायद इस लड़के को स्टार अलायंस के बारे में पता है। एक सोल्जर मीरो के पास आता है और उसे कहता है ओवरसीयर मीरो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाते तो हम सब लोग तो यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे रोबोटिक आर्म लास्ट बॉम्बिंग की वजह से काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और सभी के बाजू भी जख्मी है। बाकी के सोल्जर्स भी आगे बढ़ते हैं और मीरो से कहते हैं इन सारे डीमंस को तो मौत का डर ही नहीं है, लेकिन अगर ये फाइट इसी तरह चलती रही तो हम सब लोग यहीं पर मारे जाएंगे। मीरो उन सब से कहती है अच्छा ठीक है, तुम में से जो फाइट कर सकते हैं वो यहीं पर रुककर फाइट करो और बाकी के सब मेरे साथ एयरशिप में आ जाओ। फैंग वो अपने थर्ड अंकल से कहता है अंकल हम लोग क्या करेंगे? थर्ड अंकल उसे कहते हैं चलो जल्दी से हम लोग भी उनकी एयरशिप में जा रहे हैं। ब्लैक विडो कहती है आहिर ये अचानक वापस क्यों जा रहे हैं? बीमिंग ब्लैक विडो से कहता है ये सब लोग तो स्टार अलायंस के आर्म सोल्जर्स हैं, जिन्हें पहले मरने के लिए आगे भेजा जाता है और इनके पास जो रोबोटिक आर्मर्स हैं वो भी सिर्फ एमी से हैं, कोई खास नहीं, सेकंड जनरेशन के हैं, वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए ये सारे लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये हमारे खिलाफ जीत नहीं पाएंगे। बीमिंग ने बहुत सारे सोल्जर्स के रोबोटिक आर्मर्स उतार लिए होते हैं। ब्लैक विडो से कहती है अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बुरी है तुमने इतने ज्यादा हाथ क्यों इकट्ठे किए हुए हैं? बीमिंग ब्लैक विडो से कहता है तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं इससे क्या करने वाला हूँ। मीरो भागती हुई अपने एयरशिप की तरफ जा रही होती है, जबकि कुछ डीमंस उसके पीछे लगे होते हैं। वो सोल्जर्स उन पर अटैक करते हैं और कहते हैं ओवरसीयर मीरो को प्रोटेक्ट करो ताकि वो अंदर तक पहुंच सके। मीरो भी भागती हुई शिप तक पहुंच जाती है, जबकि बूढ़ा फॉक्स चिल्लाकर कहता है इस लड़की को यहाँ से भागने मत देना, इसे शिप में मत जाने देना। लेकिन फिर भी मीरो बचती बचाती अपनी शिप तक पहुंच जाती है, जबकि बाकी के जितने भी नीचे सोल्जर्स होते हैं वो सारे डीमंस के हाथों मारे जाते हैं। मीरो जैसे अपनी शिप में आती है एक सोल्जर उसे कहता है हम में से काफी ज्यादा लोग अपनी एयरशिप में वापस आ चुके हैं, लेकिन जो लोग नीचे हैं मुझे नहीं लगता कि वो डीमंस को पार करके वापस शिप में आ सकेंगे। मीरो उसे कहती है ठीक है मैं इस बात को समझ सकती हूँ, उन सब लोगों को पीछे छोड़ दो, जल्दी से कंट्रोल पैनल वालों से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि जल्दी से इन एयरशिप्स को उड़ाएं। और साथ ही उनकी एयरशिप्स उड़ना शुरू कर देती हैं। बूढ़ा फॉक्स जो कि नीचे खड़ा होता है अपनी डीमंस की आर्मी के साथ, वो कहता है ये सारे लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं। नेक्स्ट सीन एयरशिप्स के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मीरो कंट्रोल पैनल के पास ही खड़ी होती है। मास्टर फैंग उसके पास खड़े होते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। मीरो उसे कहती है तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो। तुम यही कहोगे कि अगर हम लोग इन छोटे छोटे लड़कों से डरकर भाग गए तो फिर हमारे लिए वेस्टलैंड को क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये तो स्टार अलायंस वालों की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तुम्हें इस सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ओवरसीयर मीरो को स्टार सिटी पर कब्जा करने का काम दिया गया है और मैं इस टास्क को जरूर पूरा करूंगी। मीरो चिल्लाकर अपने सोल्जर्स से कहती है जल्दी से सोल डिस्ट्रॉइंग बॉम्ब
बॉम्ब्स को तैयार करो, हम लोग पूरे स्टार सिटी को तबाह कर देंगे। तो साथ ही इसमें जितने भी डीमंस और इंसान हैं सभी को मार डालेंगे। फिर शिप के बाहर दिखाते हैं वो सोल डिस्ट्रॉइंग बॉम्ब्स को रेडी कर लेते हैं और उनमें से लेजर एनर्जी निकलती है। सारे डीमंस जो कि नीचे खड़े होते हैं वो कहते हैं ये लोग तो फिर से बॉम्बिंग करने वाले हैं। फिर ऊपर से नीचे की तरफ लेजर बॉम्ब्स गिरते हैं। बूढ़ा फॉक्स जल्दी से अपने डीमन साथियों से कहता है जल्दी से अंडरग्राउंड चले जाओ वरना हम लोग नहीं बच पाएंगे। वो डीमंस ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो ऊपर की तरफ से हम पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, हम में से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। हम इस मशीन पर कैसे अटैक करें और इसकी बॉम्बिंग को कैसे रोकें। ब्लैक विडो भी बड़ी मुश्किल से बचती बचाती बिमिंग के पास आती है और उसे कहती है मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, अगर ये बॉम्बिंग इसी तरह होती रही तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सारे डीमन दोस्त बच पाएंगे, वो सारे इस बॉम्बिंग से मर जाएंगे, तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। जबकि बिमिंग ने वो जितने भी रोबोटिक आर्म वहाँ पर इकट्ठे किए होते हैं उन सबको खोलकर अपनी ही कोई मैकेनिकी कर रहा होता है। बूढ़ा फॉक्स भी भागता हुआ बिमिंग के पास आता है और कहता है ब्रदर बिमिंग हमें कुछ करना होगा, मेरे डीमंस मर रहे हैं, तुम्हें जल्दी से कोई और प्लान बताना होगा। जबकि बिमिंग बड़े ही ध्यान से अपने काम में लगा होता है। वो उस ब्लैक गोल्ड आर्मर के अंदर से एक क्रिस्टल को निकाल लेता है जिससे उसे पावर मिलती है। बिमिंग बूढ़े फॉक्स से कहता है ठीक है मुझे तुम लोगों की बात की समझ आ रही है, तुम सब लोग मुझे सिर्फ 15 मिनट दे दो, 15 मिनट के बाद देखना मैं कुछ ऐसा बना लूंगा जिससे हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। ब्लैक विडो और बूढ़ा फॉक्स दोनों ही इसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। बूढ़ा फॉक्स चिल्लाते हुए बिमिंग से कहता है तुम्हें 15 मिनट चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम लोग 1 मिनट तक भी इनके सामने टिक पाएंगे, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से हमारी हेल्प करो। वहीं पर ग्रैंडपा गू आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हम सारे फैमिलीज के पैट्रियार्च भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। ग्रैंडपा को सारे पैट्रियार्च से कहते हैं सारे लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। नेक्स्ट सीन फिर से एयरशिप के अंदर का दिखाया जाता है। मीरो कंट्रोलर के साथ ही खड़ी होती है और उसे कहती है बिल्कुल ठीक है, इसी तरह पूरे स्टार सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। आखिर इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि स्टार अलायंस वालों के साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। एक सोल्जर फिर से बाहर से भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है मैं स्टार सिटी से बहुत ज्यादा एनर्जी के सिग्नल्स मिल रहे हैं। हीरो भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अब वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई। और उसी वक्त उनकी एक एयरशिप के ऊपर अटैक होता है। सारे लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, हम पर अटैक कौन कर रहा है। कंट्रोलर मीरो से कहता है ओवरसीयर मीरो सामने की तरफ देखो, वहाँ से अटैक्स आ रहे हैं। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो स्टार सिटी की दीवार के ऊपर बड़ी बड़ी गन्स लगी होती हैं। ग्रैंडपा गूडाओ और उनकी फैमिली वाले लोग उन गन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनका भी अपना एक कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोलर उन गन्स को रेडी करने के बाद ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा हम लोगों ने सेकंड वेव को रेडी कर दिया है, जैसे ही आपके ऑर्डर्स होंगे हम लोग अटैक कर देंगे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं इन सब लोगों को दिखा दो कि जो भी हमारे हिमालय स्टार सिटी पर बुरी नजर रखेगा हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन सबको मार डालेंगे। और साथ ही वो फायर करने का ऑर्डर देते हैं और उन गन्स के अंदर से बड़े बड़े गोले निकलते हैं जो कि सीधे जाकर उन एयरशिप्स के ऊपर लगते हैं और उनमें से काफी सारी एयरशिप्स तबाह हो जाती हैं। मीरो की शिप के ऊपर भी अटैक होता है। कंट्रोलर से कहता है हमारी एयरशिप की बैक साइड भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। मीरो कहती है अच्छा भी ठीक है, अपनी सोल डिस्ट्रॉइंग कैनन्स को स्टार सिटी की दीवार की तरफ करो और उनकी कैनन्स को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करो ताकि वो हम लोगों पर बैकफायर न कर सके। वहीं पर उनकी शिप के अंदर एक जेल होती है जिसके अंदर जनरल वी और उसके दोनों पोते होते हैं, जबकि उनकी जेल के सामने 2 सोल्जर्स खड़े होते हैं। एक सोल्जर बाहर से भागता हुआ आता है और कहता है तुम दोनों भी मेरे साथ आओ, हमें जाकर उनसे फाइट करनी है क्योंकि हमारे पास लोग कम है। वो दोनों भी उसके साथ चले जाते हैं। वी किंग जनरल वी से कहता है ग्रैंडपा हमारे पास अच्छा मौका है, यहाँ पर कोई भी सोल्जर नहीं है, हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। जनरल वी उनसे कहते हैं अगर हम लोग यहाँ से भाग भी जाते हैं तो ये लोग हम पर अटैक करेंगे और डीमन सिटी में आकर हम लोगों को फिर से पकड़ लेंगे, इसलिए हमें स्टार अलायंस वालों को जड़ से खत्म करना होगा। वी किंग अपने ग्रैंडपा से कहता है हमने हीमनली फीनिक्स सिटी वालों को धोखा दिया है और साथ ही स्टार अलायंस वाले आपके पीछे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसका साथ देंगे, किस किस से बचेंगे। ग्रैंडपा से कहते हैं तुम्हें स्टार अलायंस वालों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये तो बहुत ही थोड़े हैं। अगर मैं अपने रेड जेड क्रिस्टल को एक्टिवेट कर लेता हूँ तो इतने सारे स्टार अलायंस वालों के साथ निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मेरी क्योंकि बहुत ज्यादा की पावर जाया हो चुकी है इसलिए मैं उस रेड क्रिस्टल जेड को एक्टिवेट नहीं कर सकता। विकिंग हंसते हुए ग्रैंडपा से कहता है अगर सिर्फ रेड क्रिस्टल जेड को एक्टिवेट करने की बात है तो फिर मैं आपको अपनी कल्टीवेशन दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से बैटल ग्राउंड का दिखाया जाता है। बूढ़ा फॉक्स और उसके सारे डीमंस नीचे ही खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था कि ये सारे इंसान इतने ज्यादा होशियार हैं, ये भी फाइट में हमारा साथ दे रहे हैं, इसी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया है, मेरे डीमन दोस्त थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है बिमिंग क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने वो चीज बना ली जो तुम बनाने वाले थे। जबकि बिमिंग अभी भी अपनी मैकेनिकी में जुड़ा होता है और कहता है नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और टाइम है, लेकिन जैसे ही मैं इस चीज को बना लूंगा तुम सब लोगों को बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। ग्रैंडपा गू अपने कंट्रोलर से कह रही होती है उनके ऊपर अटैक करते रहो, सांस मत लेने दो। जबकि एक सोल्जर बाहर से आता है ग्रैंडपा से कहता है हमारे पास बहुत ही कम गन पाउडर रह गया है, मुझे लगता है कि हम लोग शायद सिर्फ एक ही बार और कर पाए। लेकिन वो एयरशिप्स उनके ऊपर मुसलसल अटैक किए जा रहे होते हैं और उनकी काफी ज्यादा गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
एक लेजर बीम सीधी आकर उनकी वाली गन के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से जिस कंट्रोल टावर के अंदर वो होते हैं काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है मैं ठीक हूँ। वो लोग जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने की सारी दीवार टूट चुकी होती है और वो सामने उन एयरशिप्स को उड़ता हुआ देख रहे होते हैं। मीरो अपने कंट्रोल टावर वालों से कहती है अटैक करते रहो, किसी को भी मत छोड़ना, मैं चाहती हूँ कि स्टार सिटी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन उसी वक्त मीरो पीछे की तरफ गिर जाती है क्योंकि उनकी एयरशिप के ऊपर फिर से किसी ने अटैक किया होता है। मीरो चलाते हुए अपने सोल्जर्स से कहती है अब क्या हुआ, अब हम पर किसने अटैक कर दिया। वो सोल्जर्स मीरो से कहते हैं हमारे पास रिपोर्ट है, नीचे से हम पर लेजर फायर कर रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका ये कौन है, क्योंकि नीचे का सीन दिखाते हैं। बिमिंग ने उन सारी रोबोटिक आर्म्स को मिलाकर एक बड़ी सी गन बनाई होती है। बिमिंग कहता है मेरा निशाना तो मिस हो गया। बिमिंग ने अपने हाथ पर वो गन चढ़ाई होती है जिसकी मदद से वो शूट कर रहा है। बिमिंग उस गन के अंदर बहुत सारी एनर्जी को लोड करता है और कहता है मेरे अगले शॉट में मैं इस एयरशिप को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो अपनी गन से एक जबरदस्त लेजर फायर अटैक करता है जो कि सीधा जाकर उनकी एयरशिप के ऊपर लगता है और उनकी एयरशिप काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनसे कहा जाता है कि अपने बैकअप सिस्टम को ऑन करें। हीरो बिमिंग के हाथ में उस गन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये तो ब्लैक गोल्ड आर्मर गन है, लेकिन ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, ये तो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन की गन थी, इसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि ये हमारी स्टार अलायंस की स्टारशिप को भी नुकसान पहुंचा सके। मीरो अपने सोल्जर्स से कहती है हमारे पास जितनी भी गन्स बची हैं सभी को प्रिपेयर करो, इस लड़के और इस शहर को जलाकर खाक कर दो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 52 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। गॉड लेवल की पिछली एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था बिमिंग उन सारी रोबोटिक आर्मर्स को मिलाकर एक छोटी गन बनाता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है और वो उनकी एयरशिप्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जबकि स्टार अलायंस की ओवरसियर मीरो अपने सोल्जर्स से कहती है तुम्हारे पास जितनी भी गन्स बची हैं उन सब को मिलाकर इस सिटी के ऊपर अटैक करो और इस लड़के को और इस पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। उसी वक्त अंदर का सीन दिखाते हैं। जनरल वी भी अपनी जेल से बाहर निकल आते हैं। मीरो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये जेल से बाहर कैसे निकल आया और साथ ही जनरल वी के हाथ में रेड क्रिस्टल को भी दिखाते हैं, उन्होंने उस जेड को एक्टिवेट कर लिया होता है। मीरो जनरल वी को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने न सिर्फ हमारी स्टार अलायंस के लोगों को पॉइजन देकर मारा है बल्कि हमारी स्टार शिप्स के बहुत सारे पायलट्स को भी मारा है। तुम्हारे लिए तो मेरे पास बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जनरल वी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जबकि जनरल वी के हाथ में उनका रेड क्रिस्टल जेड होता है, वो अपनी क्रिस्टल जेड की पावर को यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडपा अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने फैमिली का स्पेशल मूव यूज करते हैं, यानी वो बड़ा सा कॉफिन बना लेते हैं। लेकिन मीरो हंसते हुए कहती है तुम्हारी ये छोटी सी ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं आएगी और वो अपनी लेजर एनर्जी को यूज करते हुए उसके उस बड़े से कॉफिन को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से शिप को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है और ग्रैंडपा भी जख्मी हो जाते हैं। उनके दोनों पोते चिल्लाकर ग्रैंडपा से कहते हैं ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? और सही पर एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है कि उन्होंने उस रेड क्रिस्टल जेड को एक्टिवेट कैसे किया। वी किंग कहता है मैं अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन आपको दे देता हूँ जिससे ये रेड क्रिस्टल जेड एक्टिवेट हो जाएगा। वी टियान अपने भाई वी किंग से कहता है लेकिन अगर तुम अपनी सारी कल्टीवेशन दे दोगे तो फिर तुम एक नॉर्मल रैंक के हंटर बन जाओगे, तुम्हें दोबारा से फिर से सारी कल्टीवेशन को हासिल करना होगा। वी किंग हंसते हुए वी टियान से कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अभी मैं वार जनरल रैंक पर हूँ, अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन दे दी तो मैं जूनियर रैंक पर चला जाऊंगा, मुझे फिर से ये सारी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि स्टार अलायंस वाले हमारे डीमन सिटी को डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि मैं अपने डीमन सिटी का फ्यूचर हेड बनने वाला हूँ, इसलिए मुझे ये कड़ा कदम उठाना होगा, मुझे अपनी कुर्बानी देना होगी ताकि मैं अपने डीमन सिटी को बचा सकूं। मैंने 10 साल लगाकर इतनी ज्यादा कल्टीवेशन हासिल की है, एक सिटी पर राज करने के लिए 10 साल की कल्टीवेशन को कुर्बान करना ये इतना भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जनरल वी किंग से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम तो वाकई में मेरे पोते हो, तुम्हारी रगों में मेरा खून है। एक बार तुम अपनी कल्टीवेशन से इस रेड स्पिरिट जेड को एक्टिवेट कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें गाइड करूंगा और तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वी किंग अपने ग्रैंडपा से कहता है अगर आप मुझे गाइड नहीं भी करते और मुझे कल्टीवेशन नहीं भी मिलती तो भी मैं डीमन सिटी का नया हेड बनने वाला हूँ। फिर ग्रैंडपा से कहते हैं चलो फिर ठीक है, अपनी कल्टीवेशन मुझे दे दो, और वो रेड क्रिस्टल जेड के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसे एक्टिवेट करता है। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने अपने पोते की सारी कल्टीवेशन को भी जाया कर दिया, लेकिन फिर भी मैं ओवरसियर मीरो को नहीं हरा पाया। क्या मैं महान जनरल वी यहीं पर मरने वाला हूँ? ये सब कुछ फीनिक्स सिटी वालों की वजह से हुआ है, मास्टर फैंग की वजह से। मास्टर फैंग भी वहीं पर खड़े होते हैं। जनरल वी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर मैं ओवरसियर मीरो को नहीं मार सकता तो मैं इसको तो मार सकता हूँ। उसी वक्त उनकी एक और शिप पर अटैक होता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सोल्जर कंट्रोल रूम वालों से कहता है तुम सब लोग कर क्या रहे हो, वो हमारी शिप्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहा है, पहले उस लड़के को मारो। वो बिमिंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन बिमिंग उन सारे अटैक से बचता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है और साथ साथ उन पर अटैक किए जा रहा होता है।
बिमिंग उन सब के अटैक से बचने के बाद उनसे कहता है, तुम सब लोगों का निशाना तो बहुत ज्यादा खराब है, मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम किस पर अटैक कर रहे हो। ओवरसीयर मीरो उसे कहती है, तुम सिर्फ एक मंकी हो जिसे सिर्फ इधर उधर उछलना आता है, हमारे 2-4 अटैक से बच लेने की वजह से ये मत समझो कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो। मीरो पीछे की तरफ देखती है और अपने कंट्रोलर से कहती है, दिन में सपने देखना बंद करो और जल्दी से इस पर अटैक करो। उसी वक्त जनरल वी कहती है, मेरे पास मौका है, अभी अटैक करता हूँ। जनरल वी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो मास्टर फेंग और फेंग वू दोनों को ही पकड़कर अपने इस कॉफिन के अंदर बंद कर लेते हैं। मीरो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मीरो जनरल वी से कहती है, तुम इन दोनों को अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो। जनरल वी से कहती है, मेरे पास कुछ अपने प्लान्स हैं, और साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए शिप के एक हिस्से को उड़ा देते हैं और वहाँ से बाहर कूद जाते हैं। जबकि किंजी और लू वो दोनों एयरशिप में ही रह जाते हैं और ऊपर से चिल्लाकर उन दोनों को बुला रहे होते हैं। कंट्रोलर मीरो से कहता है, हमारी इस एयरशिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, हम इस एयरशिप के साथ ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे, ये बहुत ज्यादा डैमेज है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा। साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं। वैंग जी और उसके कुछ साथी परिंदों पर बैठे हवा का गश्त कर रहे होते हैं। वहीं पर उन्हें जनरल वी और उनके साथी नजर आते हैं। वो कहती है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो इनको जाकर पकड़ते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से स्टारशिप के अंदर का दिखाया जाता है। मीरो फैंग फैमिली के बचे हुए मेंबर से कहती है, तुम सब लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। किंजी इसे कहता है, लेकिन आप सब लोग तो यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए थे, हमारे अंकल को आप लोग बचा सकते हैं, फेंगवू भी उनके कब्जे में है, हमारी हेल्प करो। मीरो हंसते हुए उनसे कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी, हम लोग तो यहाँ पर डीमन रिफाइनिंग टावर के लिए आए हैं। अब जबकि डीमन रिफाइनिंग टावर किसी और के हाथ में है और तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम लोग ह्यूमनली फीनिक्स सिटी वाले हमारे किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, इसके पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंकूं। किंजी लू की तरफ देखता है और उससे कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। किंजी और लू वहाँ से पहले नीचे छलांग लगाते हैं, जबकि जैंग भी वहीं पर खड़ी होती है और मीरो से कहती है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि स्टार अलायंस वाले अपने आप को बहुत महान समझते थे, लेकिन सिर्फ एक लड़की जिसका नाम चेन बिमिंग है, उसने तुम्हें डराकर यहाँ से भागने में मजबूर कर दिया है। अब जल्दी से अपनी पूंछ को अपनी टांगों में दबाकर यहाँ से भाग जाओ। और साथ ही वो भी छलांग लगा देती है, जबकि ओवरसीयर मीरो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जैंग के वहाँ से चले जाने के बाद मीरो सोच रही होती है, वैसे इस लड़की ने बात बिल्कुल ठीक की है, उस लड़के की वजह से हमारी स्टार अलायंस वालों को पीछे हटना पड़ रहा है। हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फिर भी वो लड़का हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। वो लड़का इतना भी सिंपल नहीं है जितना वो दिखता है, और उसने जो रोबोटिक आर्मर बनाया है हमारे आर्मर्स को जोड़कर, वो हमारे आर्मर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया है, लेकिन ये लड़का एक जीनियस है। कहीं ये लड़का कोई गॉड तो नहीं। चाहे जो भी हो, इसने स्टार अलायंस वालों के साथ पंगा लिया है, इसलिए अब इसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। मुझे जल्दी से जाकर अपने हायर अप्स को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगी। मीरो जल्दी से अपने कंट्रोल पैनल वालों से कहती है, जितने भी लोग बचे हैं, जितनी भी एयरशिप्स बची हुई हैं, सारे लोग जल्दी से वापस हेडक्वार्टर की तरफ चलो, हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। और फिर वो सारी एयरशिप्स लेकर वापस चले जाते हैं। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है, ये सारे लोग तो वापस जा रहे हैं। बिमिंग उसे कहता है, हाँ ये लोग वापस जा रहे हैं। बिमिंग ब्लैक विडो से कहता है, ये तो अफसोस की बात है कि उनके पास जो ब्लैक गोल्ड आर्मर्स हैं वो सिर्फ सेकंड जनरेशन वाले हैं, वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए उन्हें थोड़ी देर में यहाँ से भागना ही था। अब मेरे पास काफी ज्यादा मटेरियल्स हैं, अगर मैं इस सारे मटेरियल को जोड़कर एक थर्ड जनरेशन का आर्मर बना लेता हूँ तो इन सब लोगों को यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिमिंग सोच रहा होता है, जितनी नॉलेज मेरे पास स्टार अलायंस वालों की है, मुझे पता है कि अगर हम उन सब लोगों को यहीं पर पकड़कर रख लेते हैं तो भी ये लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे स्टार अलायंस को मैसेज भेजने का और उन्हें रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो लोग यहीं पर रुके रहते और अपने सोल डिस्ट्रॉइंग कैनन के साथ हम पर अटैक करते रहते तो एक ना एक वक्त ऐसा आना था जब ये पूरे का पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता। हाँ सिर्फ मैं, बल्कि ये बूढ़ा फॉक्स भी अपने डीमंस के साथ उनके हाथों नहीं बच पाता। वैंग जी भी वहीं पर आ जाती है और उसने उन सबको बांधा होता है, जनरल वी और जनरल फैंग को। वो बिमिंग से कहती है, मास्टर चैन अब इन सब का क्या करना है, मैं इन सबको पकड़ कर लाई हूँ। गूडा मास्टर फैंग के पास चला जाता है और कहता है, ये तो इनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि ये लोग मेरे साथ कैसे पेश आते हैं, जबकि उन्होंने लू और जैंग को भी पकड़ लिया होता है। ब्लैक विडो दूसरी तरफ देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बिमिंग से कहती है, बिमिंग जरा उस तरफ देखो, धुएं में से कोई चीज निकल रही है, कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। बिमिंग इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक इंसान है लेकिन इसकी पावर एम्परर लेवल पर है। वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन सबसे कहता है, मेरी मिस्ट्रेस को छोड़ दो, तुम लोगों ने इसे बांध कर क्यों रखा हुआ है, वरना मैं तुम सब पर अटैक करूंगा। जैंग भी उसकी आवाज सुनकर पहचान लेती है और कहती है, ये तो ग्रैंडपा नू है। ग्रैंडपा नू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि बिमिंग उनके सामने खड़ा होता है। ग्रैंडपा नू बिमिंग को पंच मारता है, जबकि बिमिंग भी उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। उन दोनों के अपने पंचेस को टकराने की वजह से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि उन लोगों के इर्द की जो रस्सियां बंधी होती हैं वो सारी कट जाती हैं और वो सारे आजाद हो जाते हैं।
मास्टर फैंग अपने साथियों से कहते हैं हमारे पास अच्छा मौका है, चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त गू डाओ आगे बढ़ता है और मास्टर चैंग को किक मारते हुए नीचे गिरा देता है और मास्टर फैंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से भाग सकते हो? गू डाओ अपने लोगों से कहता है जल्दी से इन सबको फिर से पकड़ लो। जबकि उसी वक्त लू अपने पास एक स्मोक बॉम्ब फोड़ता है और कहता है चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं और वो तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि ग्रैंडपा फैंग पीछे रह जाते हैं। किंजी फैंग उनसे कहता है यंग मास्टर अब हम लोग क्या करेंगे? मास्टर फैंग को तो लोगों ने पकड़ लिया है। फैंग वू से कहता है हम सब लोगों को जल्दी से फीनिक्स सिटी वापस जाना होगा। हम लोग वापस जाकर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं। हम लोग मारे जाएंगे। हम लोग वापस जाकर फीनिक्स सिटी से अपने सोल्जर्स लेकर आएंगे और अपने ग्रैंडपा को बचा लेंगे। जैंग चिल्लाकर अपने ग्रैंडपा नू से कहती है ग्रैंडपा नू रुक जाएं, ये मेरा दोस्त है, आप इस पर अटैक नहीं कर सकते। ग्रैंडपा जैंग से कहते हैं क्या वाकई में ये लड़का तुम्हारा दोस्त है? और वो रुक जाते हैं। ग्रैंडपा नू बिमिंग के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि तुम हमारी मिस्ट्रेस के दोस्त हो। बिमिंग ग्रैंडपा नू से कहता है कोई बात नहीं, पर साथ ही वो सोच रहा होता है आखिर इस जैंग ने मुझे अपना दोस्त क्यों कहा? मुझे लगता है ये फिर से अपने किसी प्लान पर है, इसे मुझसे कुछ चाहिए होगा। वो लोग जैंग की भी रस्सियां खोल देते हैं। जैंग आगे बढ़ती है और ग्रैंडपा नू से कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपसे कहा था कि ह्यूमनली फीनिक्स सिटी से लेकर स्टार सिटी तक जितनी भी एनिमल केव्स हैं आपको उन सबको क्लियर करना है और कोई भी डीमन या मॉन्स्टर बचना नहीं चाहिए। ग्रैंडपा नू से कहते हैं मैंने बहुत सारी गुफाओं को क्लियर कर दिया है, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि यहाँ पर स्टार सिटी में कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। मास्टर फैंग उन दोनों से कहते हैं तुम सब लोग जैंग फैमिली वाले बहुत बुरे हो। हमारी फैंग फैमिली ने तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन तुम लोगों ने अपने ही मालिक को काट लिया। मास्टर फैंग चिल्लाते हुए जैंग से कहते हैं अगर तुम अपने इस ग्रैंडपा नू से कहकर इन सारे सोल्जर्स को मार देती हो जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर मैं वापस जाकर तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा बुरा रिपोर्ट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि तुमने बहुत ज्यादा हेल्प की है। हो सकता है कि हमारी फैंग फैमिली के मास्टर खुश होकर तुम्हें कुछ रिवार्ड भी दे दे। जैंग उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है मैं यहाँ पर जैंग फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर रही क्योंकि मैं जैंग फैमिली की हेड नहीं हूँ। यहाँ पर मैं जो कुछ भी करूंगी वो मैं अपने बिहाफ पर करूंगी, जैंग फैमिली के बिहाफ पर नहीं। मेरा फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वैसे भी मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाली। मास्टर फैंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 53 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गॉड लेवल के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर फैंग जैंग से कहते हैं तुम्हारी फैमिली सदियों से हमारी गुलाम है, लेकिन अब तुम हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। अपने ग्रैंडपा नू से कहो कि इन सबको मार डाले। मैं वापस जाकर अच्छी रिपोर्ट करूंगा जिससे हो सकता है कि तुम्हें रिवार्ड भी मिल जाए। जबकि जैंग उनसे कहती है मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करती, मैं अपनी फैमिली की हेड नहीं हूँ। मास्टर फैंग को जब जैंग से हेल्प नहीं मिलती वो जनरल वी से कहते हैं जनरल वी तुम एक जनरल हो, क्या तुम इस लड़के के हाथों मरना चाहोगे? हाँ मुझे पता है कि मैंने स्टार लाइन्स वालों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं स्टार लाइन्स वालों के सामने गिड़गिड़ाकर तुम्हारे लिए माफी की भीख मांगूंगा। इससे वो तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे डीमन सिटी को भी छोड़ देंगे। जनरल वी से कहते हैं फैंग फैमिली के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है कि फैंग फैमिली वाले स्टार अलायंस के सिर्फ कुत्ते हैं। उन लोगों ने सिर्फ अपने तलवे चाटने के लिए रखा हुआ है। वो तुम्हारे सामने हड्डी फेंकते हैं और तुम उसे खाते हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम स्टार अलायंस वालों से अपनी कोई बात मनवा सको। तुम मुझे माफी नहीं दिलवा सकते। बिमिंग उनकी बात सुनने के बाद अपने सोल्जर से कहता है जाओ और जाकर जनरल वी को खोल दो। वो जनरल वी की रस्सियां खोल देते हैं। जनरल वी खड़े होने के बाद बिमिंग से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर बिमिंग, हम दोनों का दुश्मन एक है, हम दोनों का दुश्मन स्टार अलायंस है। क्यों ना तुम मेरे साथ डीमन सिटी चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर सेकंड इन कमांड बना दूंगा और उसके बाद हम दोनों मिलकर स्टार अलायंस के खिलाफ जंग करेंगे। बिमिंग जनरल वी से कहता है आपकी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आजाद रहना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन स्टार अलायंस वालों के साथ मेरी फाइट हमेशा जारी रहेगी। मैं स्टार अलायंस वालों को खत्म कर दूंगा। जनरल वी से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही बुरा है कि तुम हमारे डीमन सिटी नहीं आना चाहते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा स्टार अलायंस को हराने में। वी किंग और वी टियान दोनों ही चिल्लाकर अपने ग्रैंडफादर से कहते हैं ग्रैंडफादर ये आप क्या कर रहे हैं, आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं? ग्रैंडफादर अपने पोतू से कहते हैं तुम सब लोग क्यों चिल्ला रहे हो, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। ये एक जीनियस है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने स्टार अलायंस को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। फ्यूचर में हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसकी मदद भी ले सकते हैं। जनरल वी से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्र कि आप मेरे बारे में इतनी महान सोच रखते हैं। मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जीनियस नहीं हूँ, जहाँ तक हो सका मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मास्टर फैंग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इन सब लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया है, अब मैं क्या करूंगा? वो जल्दी से अपने घुटने टेक देते हैं और बिमिंग से कहते हैं प्लीज बिमिंग मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो हमारे फीनिक्स सिटी वाले कभी भी दोबारा स्टार सिटी पर हमला करने के लिए नहीं आएंगे और ना ही स्टार अलायंस वाले, हम उन्हें भी रोक देंगे। बिमिंग मास्टर फैंग से कहता है
हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम हमें सही सही जवाब देते हो। स्टार अलायंस वाले, उनका कोई ठिकाना नहीं, वो हमेशा हवा में रहते हैं, लेकिन तुम्हारी हेल्प करने के लिए वो अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? कहीं तुम्हारे फीनिक्स सिटी और स्टार अलायंस वालों ने कोई डील तो नहीं की हुई? मास्टर फैंग उसे कहते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता। बिमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। साथ ही वो चैनल वी से कहता है, चैनल वी ये आपके हवाले है, आप इसका मुंह खुलवाओ। मास्टर फैंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मास्टर फैंग उसे कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि फैंग फैमिली और स्टार अलायंस के दरमियान में ऐसी कौन सी डील हुई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारी फैमिली, स्टार अलायंस, हम दोनों में पिछले कुछ सालों से एक रिश्ता है। जैंग भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने साल पहले तुम स्टार अलायंस वालों को जानते थे? ग्रैंडपा नू से कहते हैं, हाँ मुझे भी याद है, ये कुछ साल पहले की बात है, तकरीबन 10-20 साल पहले की। फीनिक्स सिटी के इस वक्त जो लीडर हैं, यानी कि फैंग वू के डैड, वो उस वक्त एम्परर रैंक के हंटर भी नहीं थे, लेकिन वो उस सिटी के रूलर भी नहीं थे। जैंग हंसते हुए कहती है, तो इसका मतलब फैंग फैमिली को सिटी लॉर्ड बनाने में स्टार अलायंस वालों ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसी वजह से फैंग फैमिली वाले इस वक्त फीनिक्स सिटी पर राज कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। विमिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, इन लोगों का ताल्लुक कुछ साल पुराना है, लेकिन मुझे अपने पास्ट की ऐसी कोई भी बात याद नहीं है जिसमें स्टार अलायंस और फीनिक्स सिटी वालों के दरमियान में कोई रिलेशन हो। इतना तो अंदाजा था कि स्टार अलायंस वाले कोई प्लान बना रहे हैं, इन तीनों बड़े सिटीज को मिलाकर वो कुछ नया करने वाले हैं, लेकिन तब मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने सब के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। विमिंग मास्टर फैंग से कहता है, जल्दी से बताओ स्टार अलायंस वाले यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, उनका प्लान क्या है? मास्टर फैंग से कहते हैं, मुझे जितना पता था मैंने तुमको बता दिया है, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे मैं फीनिक्स सिटी में वापस जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को तुम्हारा साथ देने के लिए मना लूंगा और हम सब लोग मिलकर स्टार अलायंस वालों से फाइट करेंगे। जैंग हंसना शुरू कर देती है और कहती है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, ना ही तुम्हारी फैंग फैमिली ये कर पाएगी। मास्टर फैंग उसे कहती है, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। कि साथ ही मास्टर फैंग नीचे की तरफ झुक जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। विमिंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा नू आगे बढ़ते हैं और मास्टर फैंग को मार देते हैं। विमिंग ग्रैंडपा नू से कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने मास्टर फैंग को क्यों मार दिया? जैंग उससे कहती है, मैंने अपने ग्रैंडपा नू को ऑर्डर दिया था मास्टर फैंग को मारने का। तुमने सुना ना, इसने कहा कि इसे कुछ भी नहीं पता। जब इसे कुछ पता ही नहीं तो हम इसको जिंदा क्यों रखें? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम फैंग फैमिली वालों के साथ हाथ मिलाना चाहोगे। विमिंग जैंग से कहता है, ये मेरे लिए किसी काम का था या नहीं, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। और साथ ही उसे कहता है, हम किसके साथ हाथ मिलाते हैं और किसके साथ नहीं, ये फैसला भी तुम नहीं कर सकती। ग्रैंडपा नू विमिंग से कहते हैं, अगर आपको स्टार अलायंस के सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो मुझे भी स्टार अलायंस के सीक्रेट्स के बारे में कुछ पता है, मैं आपको काफी कुछ बता सकता हूँ, इसलिए आपको मास्टर फैंग की जरूरत नहीं है। विमिंग उसे कहता है, तुम्हें स्टार अलायंस के कौन से सीक्रेट्स के बारे में पता है? जैंग उसे कहती है, मेरी फैमिली के हेड यानी कि मेरे ग्रैंडपा को भी स्टार अलायंस के बारे में बहुत कुछ पता है। अब जबकि ये एक सीक्रेट है, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं बता सकते, हमें तुम्हारे साथ एक डील करनी है, तुम हमारी डील को पूरा करो, हम तुम्हें सारे सीक्रेट्स बता देंगे। और अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें फीनिक्स सिटी आना होगा और मेरे ग्रैंडपा से खुद ही पूछना होगा। विमिंग उसे कहता है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम कौन सी डील करना चाहती हो? जैंग विमिंग से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मिलकर फीनिक्स सिटी पर कब्जा करने में मेरी हेल्प करो। हम लोग फैंग फैमिली को हटाकर जैंग फैमिली का राज लाएंगे। जनरल वी उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, ये लड़की तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, लगता है कि इसका सिटी पर राज करने का इरादा है, लेकिन इसे क्या लगता है फैंग फैमिली वाले इतनी आसानी से हार मान लेंगे? जैंग उनसे कहती है, एक बार हम सब लोग आपस में हाथ मिला ले तो डीमन सिटी वाले और विमिंग की मदद से हम लोग फैंग फैमिली को हटा देंगे। जनरल वी विमिंग से कहते हैं, ब्रदर विमिंग, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या करना चाहोगे? विमिंग थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू कर देता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि स्टार अलायंस वालों का एक बहुत बड़ा प्लान है जो कि इन तीनों सिटीज को अपनी लपेट में ले लेगा। स्टार अलायंस वाले यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं, उन्हें यहाँ से कोई चाहिए, वो यहाँ पर सिर्फ लोगों को मारने के लिए तो नहीं आएंगे। साथ ही वो ब्लैक विडो की तरफ देखता और कहता है, ब्लैक विडो के छोटे भाई को भी उन लोगों ने पकड़ रखा है और वो लोग हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। एक बार उन्हें इसके सीक्रेट ब्लड के बारे में पता चल गया कि इसका ब्लड कितना ज्यादा हास है, वो लोग उसके ब्लड से भी वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी स्टार अलायंस वालों के बारे में पता करना होगा कि वो कौन सा बड़ा प्लान बना रहे हैं। मिंग जैंग से कहता है, चलो भी ठीक है, मैं फीनिक्स सिटी पर तुम्हारा कब्जा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन फीनिक्स सिटी पर कब्जा करने के बाद तुम्हें मुझे सारे सीक्रेट्स के बारे में बताना होगा। जैंग उसे कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी फीनिक्स सिटी जा रही हूँ और तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से वहाँ पर आना और अपने प्लान को स्टार्ट करेंगे। जनरल वी विमिंग से कहते हैं, हम सब लोग भी वापस डीमन सिटी जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ मसले निपटाने के बाद हम सब लोग फीनिक्स सिटी में मिलेंगे। विमिंग उन सब से कहता है, चलो फिर ठीक है, सब लोग अपने अपने रास्ते पर चले जाओ, नेक्स्ट हम सब लोग फीनिक्स सिटी में मिलेंगे। उन सब के वहाँ से चले जाने के बाद ब्लैक विडो आगे बढ़ती है और विमिंग से कहती है, विमिंग, क्या हम लोग वाकई में उस लड़की जैंग पर भरोसा कर सकते हैं?
मुझे नहीं लगता कि वो भरोसे की काबिल है। कहीं उसने स्टार अलायंस वालों के साथ पहले से कोई डील न की हो और हम सब लोगों को वहाँ पर बुलाकर मरवा डाले। बिमिंग उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ज़ैंग ने स्टार अलायंस वालों के साथ कोई डील की हो, इससे हमें स्टार अलायंस के बारे में जानने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और साथ ही वो ब्लैक विडो के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपने वादे को अभी तक नहीं भूला, मुझे याद है मुझे तुम्हारे भाई को वापस लाना है और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। ब्लैक विडो की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बिमिंग ब्लैक विडो से कहता है सभी को जाकर बता दो कि हम लोग फीनिक्स सिटी जाने वाले हैं और जाकर तैयारी करें। अभी वो बूढ़े फॉक्स से कहता है तुम अपने डीमंस को रेस्ट करने के लिए वापस भेज दो। नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है जो कि फीनिक्स सिटी का होता है। ज़ैंग ग्रैंडपा नू के साथ फीनिक्स सिटी में वापस आ जाती है और कहती है मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ अपने फीनिक्स सिटी में वापस आकर। ग्रैंडपा नू ज़ैंग से कहते हैं ये सारी बात फैमिली के हेड को कैसे समझाएंगे, तुमने सीक्रेटली एक अलायंस बना ली है, फैंग फैमिली को हटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन क्या ग्रैंडपा ज़ैंग इस बात के लिए मानेंगे? ऊपर से स्टार अलायंस वाले वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उनको ऑफेंड नहीं कर सकते। ज़ैंग हंसते हुए उसे कहती है हम कौन सा जाकर अपने ग्रैंडपा को इस बारे में बताने वाले हैं, अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक बार हम लोग फैंग फैमिली वालों को हटा दें, उसके बाद ग्रैंडपा को खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा प्लान क्या था। और वैसे भी फैंग फैमिली वालों को स्टार अलायंस वालों ने यहाँ पर सिटी लॉर्ड बनाया था, अब जरा तब्दीली का वक्त आ चुका है, सिटी लॉर्ड को चेंज होना चाहिए। और साथ ही ज़ैंग हंसते हुए कहती है पता नहीं चैन बिमिंग यहाँ पर कब आएगा, मुझे तो उसे देखने की बहुत ज्यादा तलब लगी है, मैं तो बस उसे बार बार देखना चाहती हूँ। जबकि ग्रैंडपा नू से कहते हैं आपको पब्लिक में इतना ज्यादा ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, कहीं फैंग फैमिली वाले ये सारी बातें न सुन ले। वहीं पर गली में कुछ लोग खड़े होते हैं, वो उसे देखकर कहते हैं ये तो ज़ैंग फैमिली की ज़ैंग है, साथ ही वो उसे कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। वो उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है पता नहीं ये सब लोग क्या बात कर रहे हैं। ज़ैंग उन सब से कहती है तुम सब लोग मुझे कंग्रेचुलेट क्यों कर रहे हो, ये किस बारे में है? वो सारे हंसते हुए लेडी ज़ैंग से कहते हैं लेडी ज़ैंग आप तो बहुत ही जल्दी यंग मास्टर की वाइफ बनने वाली हैं, इसलिए आप यंग मास्टर की वाइफ बनने के बाद हमारी किन फैमिली को मत भूलिएगा। साथ वाला कहता है हमारी ली फैमिली को भी मत भूलना। ज़ैंग उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये कैसे हो गया, मैं कब से किसी की वाइफ बन गई। नेक्स्ट सीन ज़ैंग फैमिली के मेंशन का दिखाया जाता है। ज़ैंग जल्दी से वापस आ जाती है और दरवाजे को किक मारते हुए तोड़ देती है और अंदर आकर ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा ये बाहर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं कुछ दिन यहाँ पर नहीं थी तो पीछे से आपने मेरी शादी फैंग वू के साथ तय कर दी। ग्रैंडपा ज़ैंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, काफी दिनों से तुम्हें नहीं देखा था। ग्रैंडपा ज़ैंग से कहते हैं तुमने स्टार सिटी में जो कुछ भी किया है मैंने उस सब के बारे में सुन लिया है, तुम लोगों ने स्टार अलायंस वालों के साथ बहुत ही अच्छा किया, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग स्टार अलायंस वालों को हरा पाओगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम और फैंग वू दोनों जिंदा वापस आ गए हो। ज़ैंग अपनी ग्रैंडपा से कहती है लेकिन मैं फैंग वू के साथ शादी नहीं कर सकती। वो सारे लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या कह रही हो, क्या तुम सेवंथ प्रिंस के साथ शादी नहीं कर सकती? और यहीं पर हमारी एपिसोड 54 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। गॉड लेवल की एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था ज़ैंग जैसे ही स्टार सिटी से वापस आती है तो उसे वहाँ पर आकर पता चलता है कि फैंग वू ने उसके लिए शादी का प्रस्ताव रखा है, वो उससे शादी करना चाहता है। ज़ैंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अपने मेंशन में आती है जहाँ पर उसके दादाजी उसे कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सच है, फैंग वू तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन ज़ैंग उनसे कहती है मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक एल्डर उसे कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हें फैंग वू से शादी करना होगी क्योंकि वो फ्यूचर में एम्परर बनने वाला है। एक बार वो फीनिक्स सिटी का एम्परर बन गया उसके बाद तुम उसकी क्वीन बन जाओगी, इसलिए तुम्हें उससे शादी करना होगी। और वैसे भी फैंग वू ने कहा है कि वो हमेशा से तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता रहा है, इसलिए वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और अगर तुम फैंग वू से शादी कर लेती हो तो ये हमारी ज़ैंग फैमिली के लिए बहुत ही फख्र की बात है, हमारी आने वाली जनरेशन इस बात पर फख्र किया करेंगी। ज़ैंग उनकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है ये फैंग वू को कब से मुझसे प्यार हो गया, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में फिर से कोई प्लान चल रहा है। एक और एल्डर आगे बढ़ते हैं और ज़ैंग के दादाजी से कहते हैं फैमिली हेड तुम्हें ये सोचकर फैसला लेना होगा क्योंकि हम लोगों ने मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में पहले से साइन कर दिए हुए हैं, अगर हम लोग अब पीछे हटते हैं तो इसके बाद फैंग फैमिली वाले हमें कभी माफ नहीं करेंगे, हमें फीनिक्स सिटी को छोड़कर जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को बहुत ही गौर से सोचें और उसके बाद कोई फैसला करें। ज़ैंग भी थोड़ी देर सोचने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है दादाजी ठीक है, मैं उसके साथ शादी करने को तैयार हूँ। दादाजी उसे कहते हैं लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मेरे साथ कमरे के अंदर आओ, मैं तुमसे अकेले में बात करता हूँ। दादाजी जैसे ही उसे रूम के अंदर लेकर जाते हैं वो सारे हंटर्स जो कि बाहर खड़े होते हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं पता नहीं अब क्या होने वाला है। दूसरा हंटर उसे कहता है इस शादी से वो लड़की नहीं भाग सकती, जब से उसके पेरेंट्स मरे हैं तब से वो हेड की जिम्मेदारी बनी हुई है।
तब से लेकर अब तक इसने फैमिली को बहुत बड़ी मुश्किलात में डाला है। हम लोग तो शुक्र करेंगे कि इसकी शादी होने वाली है और ये जेंग फैमिली को छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट सीन फेंग फैमिली के मेंशन का दिखाया जाता है। यहाँ पर फेंग वू के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि लू उसके पास आकर उसको ये बात बताता है कि जेंग अभी तक जिंदा है। फेंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था वो मर गई होगी, इसलिए तो मैंने ये शादी की बात की थी। मेरा प्लान तो ये था कि जेंग के मरने के बाद मैं वापस आकर सबसे कहूंगा कि मैं जेंग से शादी करना चाहता हूँ जैसे जेंग वापस आएगी। लेकिन जेंग तो वापस आने वाली थी नहीं, इसलिए हम दोनों फैमिलीज एक साथ हो जाएंगी और हमारी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब जबकि जेंग वापस आ चुकी है, अब मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा। फेंग वू के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और हंसते हुए उससे कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी बीवी अभी तक जिंदा है। नेक्स्ट सीन फेंग फैमिली के मैंशन का बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आकर रुकती हैं जिनके अंदर नई दुल्हन बैठी हुई है। सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो फेंग वू की दुल्हन आ रही है। जबकि वहीं पर लोगों की भीड़ के अंदर बिमिंग और उसके साथियों को भी दिखाते हैं जो कि चोगे पहनकर खड़े होते हैं। और फिर गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। नई नवेली दुल्हन को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर बैठी होती है। कमेंट करके बताइएगा कि जेंग वैसे अच्छी लगती है या फिर इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही है। ड्राइवर जेंग से कहता है, माय लेडी, हम लोग फेंग फैमिली के मैंशन के बाहर पहुंच चुके हैं। फिर से फेंग फैमिली के मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फेंग वो अपने डैड से कहता है, डैड आपने कहा कि जेंग का वापस आना हमारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा आपने? जहाँ तक मुझे जेंग के बारे में पता है, वो कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेगी और इससे हम दोनों फैमिलीज के दरमियान में फाइट हो सकती है। फेंग वो के डैड उसे कहते हैं, वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती, तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, क्योंकि इस फीनिक्स सिटी में मैंने कभी किसी को फेंग फैमिली के खिलाफ जाते हुए नहीं देखा। और वैसे भी अगर वो तुम्हारे खिलाफ जाती है और तुमसे शादी करने से मना करती है तो इसकी कीमत पूरी जेंग फैमिली को चुकानी पड़ेगी। और वैसे भी मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मेरी नहीं होने वाली बहू बहुत ज्यादा बोल्ड हो। साथ ही फादर उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जल्दी से किसी को उसके मेंशन पर भेजो और उसे यहाँ पर लेकर आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी उसे शादी कर लो और अपने कुछ लोगों को थर्ड एल्डर को लेने के लिए भेजो जिन्हें तुम स्टार सिटी में पीछे छोड़ आए हो। उसी वक्त एक सर्वेंट अंदर आता है और आकर फेंग वू से कहता है, मास्टर वो यहाँ पर आ चुकी है, आपकी नई दुल्हन यहाँ पर आ चुकी है। जेंग गाड़ी से उतरकर रेड कारपेट के ऊपर खड़ी हो जाती है जबकि फेंग वू उसके सामने खड़ा होता है। जेंग उससे कहता, सेवंथ यंग मास्टर, क्या आप मुझे देखकर यहाँ पर खुश नहीं हुए? मुझे तो लगा था कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपके चेहरे को देखकर तो लगता है जैसे आपने किसी भूत को देख लिया हो। मैं आपकी दुल्हन हूँ, आपकी होने वाली बीवी। जबकि फेंग वू बेचारा अंदर से बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है, मैं इस किस्म की चुड़ैल से शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन साथ ही वो अपनी नौटंकी चालू करता है और हंसते हुए उससे कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं अपनी खुशी दिखा नहीं पा रहा। जेंग उससे कहती है, लेकिन मुझे तो लगा था आप मुझे वापस जिंदा नहीं देखना चाहते, आप तो मुझे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ आए थे। लेकिन ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जैसे मैं वहाँ से वापस आई तो आपने मेरे लिए शादी का प्रपोजल रखा। ये आपका मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है, पता नहीं मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। फेंग वू थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसे कहता है, हम दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक डील हो चुकी है, अब तुम्हें इस सारे मामलात में कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मुझसे शादी कर लो, हम लोग रात को इस बारे में बात कर सकते हैं। फेंग उसे कहती है, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मैं आपके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो इस शादी के लिए राजी हूँ, चलो फिर शादी कर लेते हैं। सारे लोग जो बाहर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं कहते हैं, ये क्या हो रहा है? ये अभी तक अपनी नई दुल्हन को मेंशन के अंदर लेकर क्यों नहीं गए? लगता है ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। शादी से पहले इन दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया। जबकि उसी वक्त मेंशन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और उसके फादर चिल्लाकर कहते हैं, फेंग वू जल्दी से मेरी बहू को अंदर लेकर आओ, तुम उसे सारा दिन बाहर ही खड़े रखोगे क्या? फेंग वू के डैड की पावर लेवल इतनी ज्यादा होती है कि फेंग वू कहती है, लगता है कि इसने अपने आप को एक बार और लेवल अप कर लिया है, ये एम्परर तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। जेंग हंसते हुए कहती है, इसकी स्पिरिट एनर्जी तो काफी ज्यादा है, मुझे तो बहुत ज्यादा खुजली हो रही है इससे फाइट करने की। लेकिन वहीं पर जेंग के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, ये बुढ़ा कभी नहीं सुधरेगा, ये अपनी पावर्स को रिलीज करके बच्चों को बुली कर रहा है। ग्रैंडपा जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, फेंग वू के डैड की पावर्स वहाँ से गायब हो जाती हैं। ये देखकर फेंग वू के डैड भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, तो बुड्ढे तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन कर सकता है? फेंग वू के डैड उसे कहते हैं, जल्दी से मेरे गेस्ट को अंदर लेकर जाओ। वो उनसे कहता है, ठीक है डैड, मैं इनको ले जाता हूँ। जबकि बिमिंग और ब्लैक विडो भी वहीं पर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। फेंग वू के डैड के साथ खड़ा बंदा उनसे कहता है, टाइम हो चुका है, चलें इस शादी को कंप्लीट करते हैं। लेकिन उसी वक्त एक गार्ड भागता हुआ आता है और फेंग वू के डैड से कहता है, माय लॉर्ड, एक बहुत ही बुरी खबर है, मेरे साथ आए। फेंग वू के डैड उसे कहते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर शादी हो रही है? अगर ये बात जरूरी नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, बाद में आना। वो उसे कहता है, नहीं ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको मेरे साथ आना होगा। थर्ड एल्डर के साथ कुछ हो गया है। वो उसे कहते हैं, थर्ड एल्डर के साथ क्या हुआ है? गार्ड उनसे कहता है, मैं आपको बता नहीं सकता, आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर वो सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर वो गार्ड उनको लेकर जाता है। वहाँ पर एक कफिन पड़ा होता है, कफिन के अंदर थर्ड एल्डर की लाश होती है। लॉर्ड फेंग जैसे ही उसके ऊपर से कवर हटाते हैं तो अंदर थर्ड एल्डर की लाश होती है। फेंग वो भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है।
बाकी के जितने भी हंटर्स वहाँ पर आसपास मौजूद होते हैं वो सारे भी जो देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा किसने किया होगा, क्या फैंग फैमिली का कोई दुश्मन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि थर्ड एल्डर को मार सकता है। गार्ड को उस कॉफिन के अंदर से एक लेटर भी मिलता है तो लॉर्ड फैंग से कहता है इस कॉफिन के अंदर से मुझे एक नोट मिला है, इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है एक गिफ्ट, बस इतना ही लिखा हुआ है, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ। लॉर्ड फैंग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं जल्दी से ज़ैंग फैमिली वालों को पकड़ लो और इन्हें जेल में डाल दो। ज़ैंग के ग्रैंडपा उसे कहते हैं अब इस सारी बात का क्या मतलब है, हम लोगों को क्यों जेल में डाला जा रहा है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लॉर्ड फैंग उसे कहते हैं मुझे पहले से पता था कि ज़ैंग फैमिली वाले मेरे खिलाफ हमेशा से रिबेलियन करना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस एल्डर की मौत के पीछे भी तुम लोगों का हाथ है, इसलिए तुम लोगों को इसकी सजा दी जाएगी। मुझे जल्दी से बताओ क्या तुम लोगों का इस सब में हाथ है, अगर मुझे कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती तो मैं तुम सब लोगों को फीनिक्स सिटी से भी निकाल दूंगा और साथ ही तुम लोगों को सजा भी दी जाएगी। ग्रैंडपा हंसते हुए उसे कहते हैं लॉर्ड फैंग आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमने थर्ड एल्डर को मारा है, आप हम पर बस ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी सारी जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। उसी वक्त भीड़ में से जनरल वी अपना चौका उतारते हैं और हंसते हुए कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, तुम इस सिटी के लॉर्ड हो लेकिन तुम अपने ही लोगों के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा रहे हो, जिन लोगों को तुम दबा नहीं सकते उनके ऊपर इल्जाम लगाकर उन्हें शहर से बाहर निकाल देते हो, मैं तो तुम्हारे खिलाफ हूँ। लॉर्ड फैंग उसे कहते हैं अब तुम कौन हो। जनरल वी से कहते हैं छोटे से फैंग तुम कितने अरसे से स्टार अलायंस वालों के साथ निगोशिएट कर रहे हो लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानते, कितनी अफसोस की बात है। अगर तुम्हारे मरे हुए बाप को इस बारे में पता चल जाए कि तुमने स्टार अलायंस वालों को तीनों बड़े शहरों को बेच दिया है तो वो तो अपनी कब्र से बाहर निकल आएगा और बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा। लॉर्ड फैंग भी उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब तुम जनरल वी हो। उसी वक्त वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, सारे हंटर्स कहते हैं यहाँ पर तो धमाके हो रहे हैं, ये धमाका तो फैंग मैंशन के पीछे वाली साइड पर हुआ है। लॉर्ड फैंग जल्दी से फैंग वू से कहते हैं फैंग वू लू को अपने साथ लो और वहाँ पर जाओ जहाँ पर धमाका हुआ है, मुझे लगता है कि कोई हमारा खजाना चोरी करना चाहता है, ये हमारे ट्रेजर वॉल की तरफ धमाके की आवाज आई है। फैंग वू चिल्लाते हुए लू से कहता है लू जल्दी से जाओ और जाकर हमारे खजाने को प्रोटेक्ट करो। वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं उसी वक्त ज़ैंग उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, ये सारा मेरा प्लान है, मेरे दोस्त तुम्हारे उस खजाने का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे भी आज हम दोनों की शादी होने वाली है, चलो हम दोनों अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों को वहीं पर छोड़ दो, तुम बाकी सारी चीजों की टेंशन मत लो। फैंग वू से कहता है तुम्हारे कौन से दोस्त हैं। वो उसे कहती है कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत ही भरोसे के काबिल हैं, वो तुम्हारे खजाने का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसी वक्त खजाने वाले रूम में दिखाते हैं बिमिंग और उसकी टीम वहाँ तक पहुँच चुकी होती है, उन्होंने बाहर वाली दीवार को तोड़ दिया होता है और वो खजाने वाले रूम में पहुँच जाते हैं। लॉर्ड फैंग जब अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो एक गोल्डन क्रो बनता है। जनरल वी भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक सीक्रेट टेक्निक है, इसका मतलब लॉर्ड फैंग ने इसको भी सीख लिया है। जनरल वी लॉर्ड फैंग से कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि स्टार अलायंस वाले इस तरह की कोई सीक्रेट टेक्निक तुम्हारे हवाले करेंगे, लगता है कि तुम उनके बहुत ही खास हो। लॉर्ड फैंग उस पर अटैक करते हुए कहते हैं अगर मैं तुम्हें पकड़कर स्टार अलायंस वालों के हवाले कर देता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे और भी बहुत सारे इनामात मिलेंगे। और साथ ही वो अपने गोल्डन क्रो को सामने की तरफ रिलीज करते हुए कहते हैं अब मर जाओ, जबकि जनरल वी उसके सामने खड़े होते हैं। जनरल वी से कहते हैं तुम मुझे पकड़कर स्टार अलायंस वालों को देना चाहते हो, चलो फिर देखते हैं कि छोटा फैंग क्या कर सकता है। और साथ ही वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जबकि दूसरी तरफ फैंग वू और लू दोनों ही ज़ैंग का सामना कर रहे हैं। वो दोनों जल्दी से पीछे धमाके की तरफ देखते हैं और कहते हैं जहाँ पर लॉर्ड फैंग फाइट कर रहे हैं ये धमाके की आवाज वहाँ से आई है। लू फैंग वू से कहता है अब खजाने वाले रूम की तरफ जाए, मैं यहाँ पर ज़ैंग को रोक कर रखता हूँ। फैंग वू से कहता है ठीक है ऐसे ही करते हैं और वो दोनों मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फैंग वू खजाने वाले रूम की तरफ चला जाता है, जबकि लू उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहीं पर रुक जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 55 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।